आज मैं आपको एक नए मानवा मास्टरपीस से इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है द होली एम्परर्स ग्रैंडसन इज एन एसएसएस क्लास नेक्रोमैंसर। कहानी एक गंभीर कैथीड्रल में शुरू होती है। अचानक कोई दरवाजे तोड़कर अंदर आता है, चिल्लाते हुए, वो यहाँ है। एक काले चोगे वाला आदमी दौड़कर अंदर आता है, रिपोर्ट करता है, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है योर होलीनेस, हमें तुरंत भागना होगा। सफेद बालों वाला आदमी शांति से पूछता है, वो कौन है? चोगे वाला आदमी कांपते हुए कहता है, क्या आपने होमिड की गलियों में अफवाह नहीं सुनी? वेयरवुल्फ्स का कातिल, वैम्पायर्स का शिकारी, ब्लू डीमंस का मालिक, वो अपनी अनडेड की सेना के साथ यहाँ आ रहा है। उसकी आवाज में दहशत भरी हुई है। वो ब्लैक ऑर्डर को नहीं छोड़ेगा। उसी पल एक नौजवान कैथीड्रल के बाहर पहुंचता है। मुझे डर है कि वो हमें सबसे ब्रूटल तरीके से मारेगा। लेकिन सफेद बालों वाला आदमी चिंतित नहीं रहता। उसे क्यों डरना? क्या हमारे पास सबसे मजबूत होली नाइट्स नहीं है? चोगे वाला आदमी घबराहट में अपना सर पकड़ लेता है, चिल्लाते हुए, नहीं, जिन नाइट्स की आप बात कर रहे हैं। वो रुक जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर कहता है, उन्हें एक अनडेड लीजन में बदल दिया गया है और वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। नौजवान अपना हाथ उठाता है। उसकी हथेली से एक सफेद रोशनी निकलती है। रोशनी धीरे धीरे नाइट्स के ऊपर से गुजरती है। नाइट्स जैसे उन्हें एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा हो, नए जोश के साथ गुर्राते हैं। कैथीड्रल के अंदर के दो आदमी एक ऐसा नजारा देखते हैं जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। अनडेड की भीड़ स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियों से टकराती है। आखिरकार कांच दबाव न सह पाकर चटकने लगता है। एक पल में कांच टूट जाता है। अनगिनत अनडेड अंदर घुस आते हैं। उनके चेहरे मांस और खून की भूख से भरे हुए हैं। सफेद बालों वाला आदमी जल्दी ही घिर जाता है। चोगे वाले आदमी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उसे तुरंत एक ज़ॉम्बी काट लेता है। घाव से खून बहने लगता है। वो दहशत में चिल्लाता है, आह, मेरी मदद करो। सफेद बालों वाला आदमी चेहरा पीला पड़ गया, चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? ये अनडेड मॉन्स्टर्स, उन्हें तो हम नेक्रोमैंसर्स की बात माननी चाहिए। वो रेंग कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पैर उसके हाथ पर पड़ता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। सफेद बालों वाला आदमी अपना आपा खोकर बड़बड़ाने लगता है, तुम कुछ भी कर लो, भगवान हमें बचाएंगे, वो हमें मुक्ति दिलाएंगे। एक चमकती हुई बंदूक की नाली उसके सर पर रखी जाती है। नौजवान शांति से कहता है, मुक्ति तो मैं तुम्हें अभी देता हूं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक पवित्र शक्ति को अपनी त्वचा में महसूस करता है। कैथीड्रल चमक उठता है, नौजवान के भावहीन चेहरे को रोशन करते हुए, भगवान का आशीर्वाद तुम्हें नरक ले जाएगा। बंदूक की नाली से एक सफेद रोशनी निकलती है। सफेद बालों वाले आदमी को उसकी आखिरी नींद सुला देती है। एक चमकती धूप वाली सुबह भीड़ में फुसफुसाहट फैल जाती है। क्या तुमने देश से निकाले गए 7वें प्रिंस के बारे में अफवाह सुनी है? वो होली एम्पायर के लिए एक कलंक है। उसके जैसा कोई होली किंगडम में कैसे पैदा हो सकता है जहां होली एम्परर का शासन है? वो समाज का कचरा है, बिल्कुल अनैतिक। क्या तुम जानते हो आर्च बिशप के साथ क्या हुआ? एक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एक बिशप अंदर घुसता है। अंदर दो लोगों को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो हादसा आर्च बिशप की बेटी के साथ हुआ और वो इसके लिए मुसीबत में है। बेहतर होता कि वो सजा का सामना करता, लेकिन फिर उसने आर्च बिशप के कमरे में तोड़फोड़ की। साफ दीवार अब पेंट से ढकी हुई थी, जिस पर लिखा था, स्लेव ऑफ थॉर्न्स यहां रहता है। इससे होली एम्परर बहुत गुस्सा हुए, मतलब बेहद गुस्सा, और उसे नेक्रोपोलिस भेज दिया। उसे वहां भेजा ताकि वो अपनी गलतियों पर पछतावा कर सके। लेकिन उसने वहां और मुसीबत खड़ी कर दी और फिर उसने अपनी गलतियों की वजह से खुद को मारने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो मरा नहीं। अजीब बात यह है कि उसके बाद वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया। वो मोनेस्ट्री में बिना कोई मुसीबत खड़ी किए मेहनत से काम करता था। शहर में हर कोई उसके लिए पागल हो रहा था, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उसकी पर्सनैलिटी में 180 डिग्री का बदलाव क्यों आया। उसके ईश्वर निंदा वाले काम के लिए जरूर किसी शैतान ने उसे काबू कर लिया होगा। प्रिंस ने एक शैतान के साथ समझौता कर लिया। मैंने मोनेस्ट्री के आसपास लाशें घूमती देखी हैं, और भी बहुत कुछ है। इतनी सारी अफवाहें हैं। आप सब क्या सोचते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ईमानदार रहेंगे। नौजवान के सामने कई ज़ॉम्बीज थे। उनमें से एक ने उसकी तरफ सर हिलाया, गुर्राते हुए। वो उन्हें खाली नजरों से देखता रहा। हवा में एक सिस्टम इंट्रोडक्शन पैनल प्रकट हुआ। एलन एल्फोंस, 16 साल का, देश से निकाला गया 7वां प्रिंस, पेशा नेक्रोमैंसर।
ज़ॉम्बीज़ जमीन पर अनुशासित तरीके से घुटने टेके रहे, बेहद डिसिप्लिन्ड। एलन ने अपनी उंगलियां चटकाई, स्क्रीन गायब हो गई, फिर उलझन में बड़बड़ाया, ये बार बार रैंडमली क्यों आ जाता है? उसने अपना चेहरा खुजाया और नीचे देखा। मुझे लगता है ये अफवाहें इसलिए उठती रहती हैं क्योंकि तुम लोग बार बार पकड़े जाते हो। एलन ने थक कर सांस ली। अगर ये चलता रहा तो मुझे डर है कि मुझ पर धर्मद्रोह का आरोप लग जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? असल में मैं एलन अल्फोंस नहीं हूं, मैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एक आम नागरिक हूं, लेकिन फिर मैं अचानक होली एम्परर का निकम्मा बेटा बन गया। मैंने इस शरीर पर तब कब्जा किया जब वो खुद को फांसी लगा रहा था। किस्मत से वो फेल हो गया, वरना। उसने ज़ॉम्बीज़ के सर के ऊपर दिख रहे पैनल्स की तरफ इशारा किया। मैं एक स्टेटस विंडो देख सकता हूं। एलन ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। और मेरे पास एक नेक्रोमैंसर की क्षमताएं हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने कब्रिस्तान के काम में मदद के लिए इस्तेमाल करता हूं। ज़ॉम्बीज़ अपनी उपयोगिता को स्वीकार करते देख नाचने और खुशी मनाने लगे, लेकिन उसने आगे कहा, और अब यहां इसे धर्मद्रोह माना जाता है, जिससे वो गिर पड़े। एलन ने भावहीन होकर देखा। पहले मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो रही है। लेकिन मुझे शायद रुक जाना चाहिए, है ना? ज़ॉम्बीज़ खाली नजरों से देखते रहे, समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है। उसने भावुक होकर सांस ली। हम लोग कितने अच्छे से साथ काम कर रहे थे, उन समयों को याद करते हुए जब उन्होंने उसे कब्रें खोदने में मदद की थी, लाशों को दफनाना और पूरी प्रक्रिया पूरी करना, जबकि वो सिर्फ किनारे बैठकर निर्देश देता और देखता रहता था। उसने सिर्फ कब्रों पर पत्थर लगाए थे। अलन को खुशी से अपनी गर्दन खुजाते हुए देखकर उसने टिप्पणी की, कितना सुंदर दिन है। ज़ॉम्बीज़ प्रभावित और गर्दित होकर चिल्लाए। लेकिन उसने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है हमें अलविदा कहना होगा, जिससे ज़ॉम्बीज़ एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। उसकी बातों को समझने के बाद उन्होंने अविश्वास में अपने सर पकड़ लिए, गुस्से में और इंसाफ चाहते हुए। एलन ने जल्दी से उन्हें शांत किया। आह, शांत हो जाओ। उसने ज़ॉम्बी के चेहरे को आलोचनात्मक ढंग से देखा। तुम्हारे मुंह बहुत डरावने दिखते हैं। फिर अपना बेलचा उठाते हुए उसने विश्वास से कहा, मेरी पिछली जिंदगी थोड़ी जटिल थी, समझाना मुश्किल है। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी दूसरी जिंदगी शांति से जीने की कोशिश करूंगा। उससे एक करुणामयी रोशनी निकली। शायद मैं ये इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि तुम लोग यहाँ हो, जिससे वो आंसुओं में डूब गए। अलन ने सांस ली। क्या इसकी इजाजत नहीं है? ज़ॉम्बीज़ ने तुरंत अपनी सहमति दिखाने के लिए थम्स अप किया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर उसने इशारा किया, तो काम पर लग जाओ। कहीं और दो आदमी जिनके चेहरे ढके हुए थे आपस में फुसफुसाए। क्या तुमने वो सुना? दूसरे आदमी ने धीरे से गाली दी, चुप रहो और धक्का दो। उसने धमकाया, क्या तुम उनकी तरह बनना चाहते हो? फिर उसने जोर दिया, जल्दी करो और प्रिंस के पास पहुंचो, ये पूछने के लिए कि इस शापित गांव को कैसे आजाद कराया जाए, है ना? खून से भरी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक आवाज गूंजी, ये आखिरी वाले हैं, है ना? बड़े पसीने से तर आदमी ने जवाब लिया, हाँ, लगता है बस यही कुछ बचे हैं। दूसरे आदमी ने तस्दीक की, हाँ, बाकी सब भाग गए हैं, यहाँ सिर्फ लाशें बची हैं। फिर वो आलन की तरफ मुड़ा। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप हमारे साथ गांव आ सकते हैं? आलन हैरान था। क्यों? दोनों आदमी जल्दी से समझाने लगे। लगभग पूरा गांव तबाह हो गया है। मुझे लगता है अगर हम प्रिंस के साथ जाएंगे तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। मुझे ये भी लगता है कि हम अभी तक नॉर्मल इसलिए हैं क्योंकि उन लाशों को हिलाते वक्त हमने अक्सर आपको देखा है। आलन के पास शब्द नहीं थे। मन ही मन सोचते हुए, एक निंदित प्रिंस के पास ऐसी शक्ति नहीं होती। दोनों आदमी पास आए, उससे मिन्नत करते हुए। प्लीज, उन्होंने जोर दिया। क्या होगा अगर हम भी संक्रमित हो गए? आलन मना करने ही वाला था, लेकिन उनमें से एक ने बीच में टोका, हमें विश्वास है कि आपके साथ सुरक्षित रहेगा। आलन का चेहरा भावहीन था। क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो रही है? तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? उदास गांव में आलन एक गड्ढे में कदम रखा। ये गांव सच में डरावना है। रियल डर से कांपते हुए उसके पीछे छुप गया, है ना? पानी का सिस्टम काम करना बंद कर गया है, इसलिए बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं, सावधान रहना। दूसरा आदमी बड़बड़ाता रहा, बहुत खतरनाक, बिल्कुल डरावना। आलन चिढ़ गया, मुझसे चिपकना बंद करो। रियल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन हमें हमेशा सुरक्षा कवच पहनना पड़ता है। आलन थक गया, क्या मैं तुम्हारा कवच हूँ? वो शांत हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये समय दूसरा घर ढूंढने में लगाता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कुछ तेजी से गुजर गया।
Sensing something, Alan asked, "What was that just now?" Real was also wary. Something just went by. The cowardly fat man tried to reassure himself. "Don't scare us. It was probably just a rat." Then he called out in fear, "Hey, Prince!" Alan didn't hesitate to move forward. "Let me check what it is," causing the other two to jump. "No, don't go. Don't go alone." Alan ने माथे पर बल डाले, सतर्क होकर। मुझे बुरा एहसास हो रहा है, यहाँ जरूर कुछ है। ये बहुत ही साधारण उपस्थिति है, लेकिन इससे एक तेज दुश्मनी भरी आभा निकल रही है। अचानक एक चीख सुनाई दी, जिससे उसने अपना सिर घुमाया। एक चूहा एक छेद से निकला और चीखा, "चीप!" आलन ने राहत की सांस ली। ये क्या था? उसने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी। सिर्फ एक चूहा, लेकिन उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल हो गईं और फिर हजारों चूहे दीवानों की तरह बाहर निकल आए। उन्होंने अपने तेज दांत दिखाए और उस पर टूट पड़े। आलन ने घबराहट में अपनी लाठी घुमाई। ये क्या है? ज़ॉम्बी चूहे? उसने अपनी लाठी घुमाई, उन्हें दूर फेंकते हुए। तो इस विनाशकारी भीड़ की वजह से गांव इस हालत में पहुंचा है। आलन ने गुस्से में अपना बेलचा घुमाया। या दफा हो जाओ यहाँ से। उसके वार ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया और आसपास की दीवारें चटक गईं। पूरा दृश्य अजीब तरह से शांत हो गया। एक कपड़ा आलन के सर पर गिरा। गुस्से में ज़ॉम्बी चूहों ने एक लंबी तीखी चीख मारी। आलन दहशत में था, ये समझते हुए कि उसने किसी ऐसी चीज को उकसा दिया है जिसे नहीं करना चाहिए था। रुको, ये जानबूझकर नहीं था, ये एक हादसा था। उसने चिल्लाया। उनकी संख्या से दबकर उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका बेलचा उसके हाथ से फिसल गया और एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे के पास बेलचा ऐसे प्रतिक्रिया करने लगा जैसे किसी मछली को पानी मिल गया हो। वो अचानक चमकने लगा, जबकि आलन चिल्लाता रहा, "कमीने, मुझ पर हमला करना बंद करो।" उसने निराशा में गाली दी, "क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो?" जमीन की छोटी दरारों से शुद्ध पानी धीरे धीरे बहने लगा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, "स्किल एक्टिवेटेड, डेडली स्वॉम्प।" आलन हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। स्वॉम्प? कैसा स्वॉम्प? दूसरे दो आदमी आखिरकार पहुंचे, पूछते हुए, "प्रिंस, आप यहाँ हैं? इतने सारे चूहे क्यों हैं?" हैरान होकर दोनों ने कहा, "गंदा पानी पवित्र पानी में बदल गया है। आपने ये कैसे किया? आपने चूहों को शुद्ध कर दिया। आप सच में होली एम्पायर के प्रिंस हैं। ये महामारी इन्हीं चूहों की वजह से हुई होगी।" आलन ने मन ही मन गाली दी, "प्रिंस माय एस, मुझे अभी पता चला कि अनडेड को कंट्रोल करने के अलावा मैं दूसरी स्किल्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने अभी एक नेक्रोमांसर स्किल इस्तेमाल किया, लेकिन इसका प्रभाव शुद्धिकरण वाला था। ये शरीर पवित्र शक्ति से भरा हुआ है, क्योंकि ये होली एम्परर के भतीजे का है। शायद इसीलिए मेरी स्किल्स डिवाइन हो गई हैं। होली ब्लड, एक पवित्र नेक्रोमांसर, इसीलिए अनडेड इतने शांत हैं।" दो आदमियों में से एक बोला, जिसे एलन ने ऊपर देखा। एक लंगड़ाती हुई लड़की दिखाई दी। रियल ने कहा, "मुझे लगा था वो सब मर गए, लेकिन देखो, एक बच्ची है। ओ माय गुडनेस, क्या वो अगले दरवाजे वाली सैरा लॉट है?" उन्होंने उत्साह से हाथ हिलाया। "सैरा लॉट, यहाँ आओ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ।" सैरा लॉट अपनी पीठ के पीछे एक तेज चाकू छुपाए धीरे धीरे पास आई। फिर बिजली की तेजी से वो आगे कूदी और दोनों आदमियों पर हमला कर दिया। उसने जल्दी से एलन का सामना किया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे अपने बेलचे से रोका। बेलचे पर उसकी पकड़ सैरा लॉट की ताकत के आगे कांप रही थी। ये क्या है? एक ज़ॉम्बी लड़की? एलन ने अपना बेलचा घुमाया, उनके बीच दूरी बनाते हुए। उसके हथियार इस्तेमाल करने के ढंग से वो बता सकता था कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदली थी। सैरा लॉट, उसकी आंखें खून से लाल, गुर्राई कुछ बोलते हुए। एलन ने "माँ, पापा, कहाँ?" के टुकड़े पकड़े। उसने गुर्राया और उसके एक और हमले को रोका। बेलचे से पवित्र शक्ति निकली। सैरा लॉट ने अपने दांत पीस लिए और पूरी ताकत से धक्का दिया। एलन उसके हाथ से काली ऊर्जा निकलते देख अनुमान लगाया, लगता है पवित्र शक्ति के संपर्क में आने से उनके शरीर जलने लगते हैं। अगर मैं हमला करता रहा तो उसे चोट लगेगी। इसलिए एलन ने सैरा लॉट को पकड़ा और उसे पवित्र पानी में धकेल दिया। वो दर्द से छटपटाने लगी। उसने उसे नीचे दबाए रखा, उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए, "बस थोड़ी देर और सहने की कोशिश करो, मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा।" सैरा लॉट हिंसापूर्वक संघर्ष करती रही, गले से आवाजें निकलते हुए। एलन के पास उसे पूरी तरह डुबोने के अलावा कोई चारा नहीं था।
उसे उसे नीचे दबाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जिससे वो हाँफने लगा। आखिरकार सैरा लॉट शांत हो गई, चुपचाप पवित्र पानी में डूबी हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और बंद हो गईं। पार्क लॉर्क और गांव वाले एलन के पास पहुंचे। हमने सुना आपने बड़े चूहे के घोंसले को शुद्ध किया, एक गांव पर आक्रमण किया। हमने ये भी सुना कि आपने एक बच्ची को बचाया जिसका नाम सैरा लॉट है। प्लीज हमारी भी मदद कीजिए। एलन ने उनकी तरफ पीठ कर ली, बेपरवाही से एक किताब के पन्ने पलटते हुए। मैंने किसी को नहीं बचाया। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या? उसने किताब बंद कर दी। भीड़ पर एक नजर डालकर उसने ठंडे ढंग से दोहराते हुए कहा, वो मर गई है। गांव वाले चौंक गए। वो मर गई है? एलन ने सिर हिलाया। मैं सबको कैसे बचा सकता हूँ? मेरा खून होली एम्परर से जुड़ा है, लेकिन मेरे पास कोई खास शक्ति नहीं है। सभी निराश और हताश हो गए। तो फिर हमारे गांव का क्या होगा? हम इतनी दूर से उम्मीद लेकर आए थे। उसने थक कर सांस ली। मुझे नहीं पता क्या करना है। तुमने मेरे बारे में किसी को बचाने की बात कहां से सुनी? कोई बोलने लगा। मैं? रियल अचानक दौड़ता हुआ आया, पुकारते हुए, प्रिंस! उसने उत्साह से कहा, सैरा लॉट जाग गई है। रियो! वो एक पल के लिए खुशी से बोला, फिर उसने महसूस किया कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। ये सब आपकी वजह से हुआ। मैंने उसे और सोने दिया क्योंकि वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वो झिझकने लगा। लगता है आपके यहाँ बहुत से मेहमान हैं। ये सुनकर गांव वाले एलन को गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। देखो, तुमने कहा था वो मर गई। एलन का चेहरा अंधेरा हो गया जब वो मुंह फेरकर अपनी जीभ चटकाया। हाँ, जो भी हो। हार मानकर वो खड़ा हो गया। मुझे लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तुम सबसे ज्यादा पवित्र शक्ति है। तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। रियल गांव वालों में से एक उसका रवैया बर्दाश्त न कर सका और गाली दी। इस आदमी को क्या हो गया है? आलन ने ऊपर इशारा किया। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने पार्क लॉर्क के ऊपर सिस्टम पैनल को देखा और चिल्ला उठा, कमाल है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। आलन ने फिर सांस ली। तुम मेरी मदद चाहते हो, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक निकम्मा प्रिंस हूं। उसने साफ साफ कहा। उसने अपनी शर्तें बताई। मैं दान पुण्य का काम नहीं करना चाहता। मुझे पैसे या चीजें दो और चर्च को मुफ्त में ठीक करो, ये पूरी जगह। अपना चोगा पहनकर आलन ने आगे कहा, ये सब सबकी जिंदगी के लिए है। एक सूखा हाथ आगे बढ़ा, हम ये करेंगे। लेकिन उसने आगे कहा, और एक और जरूरी बात। गांव वाले कराहे। अब क्या? आलन ने उन्हें चेतावनी भरी नजरों से देखा। ये सौदा ये टेंपल नाइट्स के कानों तक ना पहुंचे। अगर शाही परिवार को पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। गांव वालों ने जल्दी से विश्वास दिलाया। ठीक है। समूह एक साथ जमा हो गया, फुसफुसाते और चर्चा करते हुए। क्या ये एक धोखा नहीं है? सिर्फ आलन अपनी ही खुशी में डूबा रहा। आखिरकार ये चर्च, जिसे एक निकाले जाने की जगह माना जाता है, काम आएगा। हाँ। पार्क लॉर्क गांव वालों की तरफ से उससे सौदा करने आया। वो कहता है, गांव में 30 लाशें ज़ॉम्बीज बन गई हैं। स्थिति को समझने के बाद आलन ने सबको इशारा किया। ठीक है, सब लोग जाकर अपने हथियार ले आओ। सभी हैरान दिखे। हाँ? आलन ने एक बेलचा उठाया। तुम मुझे ज़ॉम्बी से निपटने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा इरादा मुझे अकेला लड़वाने का है। उसका पूरा अस्तित्व एक अंधेरी और भयंकर आभा से भर गया। जब मैं पवित्र मंत्र का जाप करूंगा, तब तुम चीजें फेंक सकते हो। ये दृश्य गांव वालों को डरा गया, जो चिल्ला उठे, शैतान! वो एक शैतान है। एक गांव वाला बड़बड़ाते हुए अचानक बाहर से एक शैतानी आवाज सुनी। वो देखने के लिए दौड़ा और चिल्लाया, ज़ॉम्बीज! वो हमारा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने हमें पकड़ लिया। पूरा समूह जल्दी से दिशा बदलकर आलन की तरफ भागा। जल्दी स्टोरेज से हथियार ले आओ। अगर जरूरत पड़े तो झाड़ू फेंको। ढलता हुआ आसमान एक चमकदार लाल रंग में रंग गया। हर धूल भरा कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ सामने आई। वो चौंक गया। वहां सिर्फ 30 लाशें नहीं थीं। आलन ने अपना सिर घुमाया और पूछा। गांव का मुखिया हकलाया। फिर बेपरवाही से उसने एक बात कही, मेरी गलती, मैं दौड़ते हुए ठीक से देख नहीं पाया। आलन चिढ़ गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जल्द ही दोनों तरफ टकराव हुआ। एक आदमी ने अपना डंडा पकड़ा, एक ज़ॉम्बी पर जोर से मारा, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। आलन का समूह लगभग घिर गया था। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा, लेकिन उसने उसे रोक लिया। आलन ने कुशलता से डेडली पियर स्किल का इस्तेमाल किया। पानी की एक धार निकली, सीधे पास के ज़ॉम्बी पर जा लगी।
उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्किल इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं था। वो यहां आने से पहले ही एक नेक्रोमैंसर था। उसने कुछ पैसे कमाने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी गेम के बेटा टेस्ट के लिए वॉलंटियर किया था। उस दुनिया में उसने नेक्रोमैंसर क्लास चुना था। दुर्भाग्य से वो बिजली के झटके से मर गया। उसने जले हुए मांस की गंध सूंघने के बाद होश खो दिया, और जब वो जागा तो वो यहां था, इस शरीर में। खुशकिस्मती से गेम की स्किल्स भी ट्रांसफर हो गई थी। आलन ने मन ही मन सोचा। उसके शरीर के अंदर की पवित्र शक्ति ने उसकी स्किल्स को बदल दिया था। उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। उसने ज़ॉम्बीज को देखा जो पानी के छींटे पड़ने से बेहोश थे। उसने सोचा, हर बार जब वो स्किल इस्तेमाल करता था उसकी पवित्र शक्ति फट पड़ती थी। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अचानक एक गांव वाला चिल्ला उठा, मैं नहीं कर सकता। उसका चेहरा पीला पड़ गया, कांपते हुए। मैं ये नहीं कर सकता। मैं जानता हूं वो ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन उसका गला भर आया। मुझे वहां मेरी पत्नी दिख रही है। मैं ये कैसे कर सकता हूं? वो औरत, अब एक ज़ॉम्बी, जल्दी से उसके पास आई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसका हाथ उसे छूने ही वाला था। वो पागलों की तरह चीखी, उस पर झपटने और काटने की तैयारी करते हुए। अलन सही समय पर आया, ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर कर दिया। वो पीछे उड़कर पास की एक दीवार से टकरा गया। दुखी आदमी चिल्लाया। अलन ने ठंडे ढंग से सलाह दी, वो पहले ही मर चुकी है, ज्यादा मत सोचो। आदमी फूट फूट कर रोया, तुम क्या जानते हो? अलन ने अपना बेलचा उठाया, ज़ॉम्बीज की भीड़ की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, देखो, उसका शरीर सड़ गया है और उसकी आत्मा खो गई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी इस तरह दुख झेले तो भाग जाओ। अगर नहीं, उसने मुड़ा और चिल्लाया, तो रोना बंद करो और उन्हें मार डालो। एक और ज़ॉम्बी आगे झपटा। अलन समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और सिर्फ बड़ी आंखों से देखता रहा। अचानक उसके सामने एक रोशनी की चमक दिखाई दी। एक आकृति आसमान से गिरी। जमीन पर उतरते ही उस व्यक्ति ने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे आसपास की जमीन चटक गई। मलबा हर तरफ उड़ गया। एक पत्थर गिरा और अलन को लगा, जब वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने खुद को उठाया। फिर अलन की तरफ मुड़कर उन्होंने पूछा, प्रिंस, आप ठीक हैं? ये सारा लॉट थी। पतझड़ और सर्दियां वो समय थे जब महामारी फैलती थी। मुझे विश्वास था कि ये इसलिए हुआ ताकि हम नए साल आने पर स्वस्थ रह सकें। मुझे अपनी माँ द्वारा कही गई बातों पर विश्वास था। सारा लॉट पीली और सांस फूली हुई हांफते हुए दौड़ी। माँ, पापा! उसने दरवाजा खोला और चिल्लाई, बाहर चूहों का पूरा झुंड है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने एक भयानक दृश्य देखा। उन सब की आंखें लाल थीं। उसके पिता एक राक्षस में बदल गए थे और उसकी माँ को खा रहे थे। उसकी माँ, अभी भी होश में, ने स्कारलेट को भागने का इशारा किया। स्कारलेट के पिता कांपते हुए अपने सामने दृश्य को देखते रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। स्कारलेट के पिता राक्षसी गुर्राहट और दहाड़ निकालते रहे, उसे डराते हुए और उसे पीछे हटने पर मजबूर करते हुए। अब उसकी माँ भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक स्वादिष्ट शिकार हो। मुझे उसके बाद ज्यादा कुछ याद नहीं है। चूहे बाहर थे और घर के अंदर मेरे माता पिता लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने पहुंच में जो कुछ भी मिला उसे पकड़ा और उन पर हमला कर दिया। स्कारलेट ने एक चाकू के लिए हाथ बढ़ाया और अपने माता पिता को बार बार चाकू मारा। गुर्राहट और दहाड़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। स्कारलेट खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं, अपने आसपास सब कुछ सुनते हुए। मेरे गांव में हर कोई राक्षस बन गया था। जिन चूहों ने मुझे खाने की कोशिश की थी, वो अब मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। इसका मतलब था कि मैं भी उनमें से एक बन गई थी। अब मुझे कोई परवाह क्यों नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बचाया। वो वहां बैठी आंसू गिरते रहे। शायद अगर किसी ने भी मुझे बचाया होता। स्कारलेट को वो समय याद आया जब अलन ने उसे पवित्र पानी में डुबोया था। हिम्मत रखो शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी छवि धुंधली थी। अलन ने जोर से दबाया। मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा था। वो पानी में गहरे डूब गई और फिर अचानक जाग गई। स्कारलेट सांपने के बाद सांस लेने के लिए हांफी। उसने सोचा, वो कौन था? वो याद क्या थी? अचानक एक आवाज आई, ओह, तुम जाग गई। स्कारलेट धीरे से उठकर बैठी, अपने दर्द भरे सिर को पकड़ते हुए। मैं कहाँ हूं? औरत ने समझाया,
प्रिंस ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का आदेश दिया है। ज़ॉम्बीज अभी भी बाहर हैं, चुप रहना, याद रखना। अभी भी सब कुछ समझते हुए उसने सोचा, प्रिंस? बाहर ज़ॉम्बी से एक हंगामा हुआ। कोई चिल्लाया, शिकायत करना बंद करो, उन्हें मारने पर ध्यान दो। स्कारलेट खिड़की से बाहर खाली नजरों से देखती रही। योर हाइनेस, आपके पीछे अगर कोई है। रोशनी धीरे धीरे उसकी आंखों में लौट आई, जैसे उसे जीने का कोई कारण मिल गया हो। मुझे बचाओ। एक तेज रोशनी अचानक बाहर की तरफ फैली। अपने घावों की परवाह न करते हुए स्कारलेट उछलकर खड़ी हो गई और खिड़की खोल दी। उसकी देखभाल कर रही औरत घबराहट में चिल्ला उठी, हे नहीं, तुम क्या कर रही हो? बिना किसी झिझक के उसने खिड़की के फ्रेम को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया, उसकी मदद के लिए उसकी तरफ कूद गई। स्कारलेट बहुत जोर से जमीन पर उतरी, जिससे उसके आसपास की जमीन चटक गई। उसने खुद को उठाया, अपने घुटनों पर सहारा लेते हुए। फिर उसने मुड़कर पूछा, आप ठीक हैं योर हाइनेस? दोनों आखिरकार आमने सामने मिले। मैं भी उनकी मदद करूंगी। अलन हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? दहशत में उसने कहा, वो ये अकेले कैसे कर सकती है? उसके सामने मारे गए ज़ॉम्बीज का ढेर लगा था, एक साथ। गांव वाले उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अलन शब्दों के बिना सोचा, बस उसकी तारीफ करते रहो, भले ही उन्हें मैंने रोका था। उसने राहत की सांस ली। शायद मैंने उसे पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने से पहले सही ढंग से शुद्ध कर दिया, और इसी तरह उसने ये शक्ति हासिल की। फिर वो हताश हो गया। लेकिन मेरी अपनी शक्ति का क्या? मैं खुद ही इसे नहीं समझता। अलन आगे बढ़ा और आदेश दिया, रुको, हमें अब तुम्हारे परिवारों का ख्याल रखना है। उसने आगे कहा, मैं जानता हूं तुम सब थक गए हो, लेकिन इसे खत्म करना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने बहुत दुख झेला है, हमें उन्हें उनके दुख से मुक्त करना होगा। गांव वाले दुखी और पछतावे में दिखे। अलन ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए देखा, मैं भी मदद करूंगा शुद्धिकरण अनुष्ठान में। अनुष्ठान बहुत सरल है। ये मृतकों के लिए एक अंतिम संस्कार है। ये उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना है, ताकि उनकी आत्माएं अब और न भटकें और वो शांति से आराम कर सकें। अलन ने अपनी आंखें खोली, अपने मन में एक वाक्य जोड़ते हुए, ये भी एक कारण है कि मुझे यहां से निकाला गया था। अलन ने जाती हुई आत्माओं की तरफ ऊपर देखा। मृतकों की भूमि में अक्सर लाशों का पुनरुत्थान होता है। मृतक प्राकृतिक रूप से जीवित हो जाते हैं। उन्हें किसी की जरूरत होती है जो उनका ख्याल रखे। उसने शून्य में देखा, कुछ सोचते हुए। अलन अपनी ठुड्डी मलते हुए चला, याद करते हुए। इन सब पर विचार करते हुए मुझे अभी भी ये बहुत असामान्य लगता है। मैंने कभी भी गांवों के इतनी जल्दी नष्ट होने का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा है। उसने सोचा, मौत की लहर आने में अभी भी बहुत जल्दी है। गांव के मुखिया, अलन ने पुकारा। चीफ पार्क लॉक ने मुड़कर जवाब दिया, हाँ। उसने पूछा, क्या गांव में सब ठीक है? कुछ अजीब या असामान्य? बूढ़े आदमी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने आगे कहा, महामारी लगभग 1 महीने पहले शुरू हुई थी। अलन बड़बड़ाया, तो लगता है यह महामारी एक जानबूझकर किया गया काम है। क्या यह एक नेक्रोमैंसर हो सकता है? यह सुनकर गांव के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वो चिल्लाया, एक नेक्रोमैंसर? क्या यह वो ग्रिम रीपर है जो बीमारी फैलाता है, जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी? इससे अलन घबरा गया। नहीं, मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। चीफ लॉक ने कहा, सिर्फ ऐसे व्यक्ति के हमारे पास होने का ख्याल ही मुझे घिन दिलाता है। अलन का चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने अपने कान ढक लिए। आपको घिन दिलाने के लिए माफी चाहता हूं। उसने सबकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अगर मेरी परिकल्पना सही है तो अनडेड का नियंत्रित करने वाला आसपास ही होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए। ओह ओह। उस दिन एलन अपने कमरे में लौटा, दरवाजा खोला और तुरंत बिस्तर पर गिर गया, संतोष से सांस लेते हुए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मुझे आराम करना है। अंतिम संस्कार करना बहुत थका देने वाला था। अगली सुबह एक चीख ने उसे जगा दिया। एलन नींद में उठकर बैठा, आंखें बड़ी हो गईं। उसने खिड़की खोली और पूछा, सुबह सुबह क्या हो रहा है? कई आवाजें चिल्लाईं, अपहरण अपहरण, अनडेड ने किसी का अपहरण कर लिया। एलन तुरंत जाग गया, हक्का बक्का, हाँ? एलन बाहर निकला और गांव वालों से पूछा, अनडेड ने एक इंसान का अपहरण कर लिया? गांव वालों ने गंभीर चेहरों से जवाब दिया, हाँ, हमने साफ साफ देखा, मैंने देखा। उनमें से एक ने बताया, उन्होंने मौके का फायदा उठाया जब सब रात भर काम करने के बाद थक गए थे। अचानक एक चीख गूंजी, सब चौंक गए और मुड़ गए। क्या हुआ?
एक लड़की को उठाकर ले जाया जा रहा था, मदद के लिए चिल्लाते हुए, प्लीज मुझे बचाओ, अनडेड। गांव वाले घबरा गए। रुको, मैरियन। एलन ने सोचा, मैरियन कौन है? आदमी ने अपना सर खुजाया और समझाया, वो जड़ी बूटी वाली है। उसने आगे कहा, वो अक्सर यहाँ के गांव वालों की मदद करती है और वो घायलों को ठीक करने में भी मदद करती है। वो? एलन ने बीच में टोका, क्या मैं उसे जानता हूँ? आदमी ने अपनी निगाहें चुराई, हकलाते हुए, वेल, वो एक सुंदरी है। उसने एक प्रिंस का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस पॉइंट पर एलन पूरी तरह समझ गया। फिर से ये नहीं। आदमी खुद को रोक नहीं पाया और आगे कहा, और उस अपमान की वजह से एलन ने जल्दी से उसे रोका। मुझे याद आ गया, चलो इसे बंद करते हैं, ये शर्मिंदगी वाली बात है। आदमी ने निष्कर्ष निकाला, वैसे भी हमें उसे वापस लाने के लिए एक खोज दल बनाना होगा। एलन गुस्से में था, ये कमीने, अगर वो सुंदर नहीं होती तो ये इतने प्रोएक्टिव नहीं होते। एलन का चेहरा भी एक पल के लिए अंधेरा हो गया। लेकिन मुझे खुद भी जांच करनी होगी। ये पहली बार है जब मैंने अनडेड के लोगों का अपहरण करने के बारे में सुना है। मुझे खुद जांच करनी होगी। हाँ, अपना कोट पहनो और पूछो कि ट्रैकिंग संभव है या नहीं। आदमी ने सुझाव दिया, सर, हाँ, हमारे गांव का एक शिकारी आपके लिए मददगार हो सकता है। एलन ने सहमति जताई। ठीक है, तो चलो तुरंत चलते हैं। कुछ उत्साही गांव वालों ने जवाब दिया, हाँ सर, उस हैन से कहो कि जल्दी करे। एलन ने अचानक स्कारलेट को एक तरफ खड़े देखा। वो पास आई और बिना कुछ कहे उसे देखती रही। वो जल्दी से चला गया, पीछे मुड़कर देखने और अनुमान लगाने लगा। पता नहीं क्या गड़बड़ है, क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उसका गला घोटा था? फिर उसने चिल्लाया, सबसे कहो जल्दी करें, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो वो उन अनडेड का लंच बन सकती है। 2 आदमी उसके पीछे जल्दी से आए। हाँ सर। स्कारलेट ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में एक आवाज गूंजी, उन्हें ट्रैक करना काफी आसान है, हमें पूरा यकीन है कि वो इस तरफ आए हैं। 2 डरे हुए गांव वाले पीछे पीछे आ रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतनी ठंड है। एलन ने प्रशंसा की, अच्छा काम हैन। वो एक गुफा के सामने खड़ा था, सोचते हुए, वो काफी अच्छा ट्रैकर है। इस गुफा से अजीब ऊर्जा की गंध आ रही है। अगर ये अनडेड से भरी हो या अगर ये महामारी का स्रोत हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि कुछ जगहों से प्राकृतिक रूप से अंधेरी ऊर्जा निकलती है। अनडेड के कारनामों को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई इसके पीछे है। तो एलन बड़बड़ाया, क्या हमें इस जगह को जला देना चाहिए? एक आदमी ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, लेकिन सर, मैरियन अभी भी अंदर है। उसने आराम से जवाब दिया, सही है। उसने अंदर इशारा करके कहा और कहा, लेकिन ये जगह संदिग्ध और अशुभ लगती है। यहाँ अनडेड के लिए लाभदायक प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम सब एक अकेली औरत को बचाने के लिए अंदर गए तो मुझे डर है कि हम उनका भोजन बन जाएंगे। समूह झिझक गया, तो हम मैरियन को कैसे बचाएंगे? लेकिन एलन ने सलाह दी, चलो पूरी तैयारी करके बाद में वापस आते हैं। बिल्कुल, अगर हम ऐसा करते हैं तो मैरियन के बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अचानक पीछे से एक गुर्राहट आई। वो चौंक कर घूमा, ये क्या है? एक अत्यंत क्रूर भालू उसके सामने खड़ा था, अपने तेज दांत दिखाते हुए उस पर झपटने और उसे फाड़ देने के लिए तैयार। एक खूनी दृश्य सामने आया। गाफिल होने के कारण एलन को भालू ने काट लिया। वो दर्द से चिल्ला उठा, ये देखकर गांव वाले आगे दौड़े। प्रिंस ने अपने दांत पीसे और पूरी ताकत से भालू को धक्का दिया, लेकिन वो उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया। उसे गुफा में खींच लिया गया। सभी जल्दी से उनके पीछे भागे। अलन ने महसूस किया कि ये भालू भी अनडेड था। भालू ने उसे एक खाई में फेंक दिया। गिरकर उसने अपनी तलवार घुमाई, फेटल पियर्स स्किल का इस्तेमाल करते हुए। पानी की एक धार निकली, अनडेड भालू से टकराई। वो दर्द से चीखा जैसे उसका गला काट दिया गया हो। अलन जमीन पर गिर गया, अपने घाव को पकड़ते हुए अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ठीक होने लगा। फेटल पियर्स। जैसे ही पानी की धार उसके घाव को छुई, वो धीरे धीरे ठीक हो गया। कर्स। उसने हिसाब लगाया, जैसा मैंने अनुमान लगाया था, ये एक हीलिंग स्किल है। मेरी दिव्य शक्ति कम हो रही है, लेकिन ऐसे समय में आसानी से उपलब्ध हीलिंग स्किल्स होना बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। अलन धीरे से उठा और विशाल भालू को देखने के लिए मुड़ा। सिस्टम पॉपअप हुआ। ग्लटनस किंग, उम्र अज्ञात, विशेषताएं काटना, कुचलना, पंजे मारना, नोच डालना और आंत निकालना। नेक्रोमेंसी द्वारा स्थिति बढ़ाई गई। उसने महसूस किया, नेक्रोमेंसी द्वारा बढ़ाया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये पवित्र पानी से टकराने के बाद भी खड़ा रह सका। लेकिन अगर ये एक नेक्रोमेंसर द्वारा नियंत्रित है तो ये काफी परेशानी वाला होगा। अलन थोड़ा हताश और फंसा हुआ महसूस कर रहा था।
मैं ऐसे भालू को कैसे हराने वाला हूं? उसके सोचने का इंतजार किए बिना ग्लटनस किंग तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, हमला करते हुए उसे चौंका दिया। वो उससे टकरा गया, उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने जल्दी से अपने तेज पंजे उठाए, उसे टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी करते हुए। स्कारलेट कहीं से प्रकट हुई और ग्लटनस किंग की आंख में अपना चाकू घोंप दिया। वो दर्द से दहाड़ा और उसे दूर फेंक दिया, जिससे स्कारलेट पीछे की तरफ उड़ गई। अलन अपना संतुलन वापस पाते हुए स्कारलेट को पहचान गया। वो पूरे समय मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसने स्कारलेट को इशारा किया, उस कमीने को रोको। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है और पूछा, क्या? लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई और उसे दूर फेंककर जमीन पर पटक दिया गया। उसका मुक्का नीचे आया। खुशकिस्मती से स्कारलेट जल्दी से एक तरफ लुढ़क गई, उसके हमले से बचते हुए। ग्लटनस किंग गुस्से से दहाड़ा। जैसे ही उसने अपने तेज जबड़े खोले, स्कारलेट ने मौके का फायदा उठाकर अपना चाकू घुसा दिया उसके मुंह में। फिर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गहरा घोंपा, उसके मुंह से गले तक एक लंबा घाव बना दिया। ग्लटनस किंग एक तरफ गिर गया, गुफा की दीवार से टकराकर अस्थायी रूप से उठने में असमर्थ। अलन ने फिर अपना हाथ बढ़ाया। अपनी स्किल इस्तेमाल करने के लिए मुझे समय देने के लिए शुक्रिया। स्कारलेट ने अनजाने में जवाब दिया, नहीं, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन जब उसने उसके मौत जैसे पीले बैंगनी हाथ को देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। उसके दिमाग में कई सवाल उठे। ये क्या है? ये अलन नहीं है, है ना? ये मत कहना कि वो फिर से एक ज़ॉम्बी बन गया है। ये नहीं हो सकता है ना? बीच का समय बहुत कम है। क्या उसे उस अनडेड भालू ने काट लिया था? क्या हो रहा है? उसका हाथ नीला क्यों है? ये ज़ॉम्बी हाथ? क्या मैं एक ज़ॉम्बी से हाथ मिला रही हूं? उसने शांति से कहा, जैसे इसकी उम्मीद हो। मुझे इस लड़ाई में इस तरह शामिल होना चाहिए था। कई ज़ॉम्बीज जमीन से ऊपर आए। स्कारलेट को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अलन ने एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान दी, अपने नियंत्रित ज़ॉम्बीज के बीच खड़े होकर। उसने एक आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, इतनी संख्या के सामने इसका कोई चांस नहीं है। ग्लटनस किंग ज़ॉम्बी भीड़ से घिरा हुआ गुस्से से दहाड़ा। छत पर एक दरार दिखाई दी और काले धुएं का एक पंजा सर्पिलाकार घुस गया। ग्लटनस किंग गुस्सा करता रहा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने अपने पंजों से ज़ॉम्बीज पर हमला किया। दो ज़ॉम्बीज जल्दी से पत्थर की दीवार से टकरा दिए गए, जिससे पत्थर हर तरफ उड़ गए। लेकिन दूसरे बच गए और सीधे उस पर हमला कर दिया। ग्लटनस किंग के पैरों के सामने जमीन से एक हाथ निकला। जमीन से और हाथ उठे, सभी दहाड़ते हुए ग्लटनस किंग को निशाना बना रहे थे। अलन स्थिति का अवलोकन करते हुए अपना पसीना पोंछा और थक कर सांस ली। उस भालू ने सच में बहुत से लोगों को मारा। मैंने इतने सारे ज़ॉम्बीज बुलाए हैं। एलन ने दृश्य को देखते हुए देखा। ज़ॉम्बीज एक भालू को फाड़ रहे थे। उसने दीवानों की तरह सोचा कि ये उसके अपने ज़ॉम्बीज से बहुत ज्यादा मजबूत था। लेकिन आखिर में ग्लटनस किंग के तेज दांत अब खून से सने हुए थे। उसके चेहरे पर भी ज़ॉम्बीज के खरोंच के निशान थे। वो एलन के पास आया, उसका मुंह खुला हुआ, मांस और खून से भरा हुआ। जमीन पर ताजा खून की एक धार बह गई। ग्लटनस किंग अचानक जम गया, जैसे किसी चीज ने उसे एलन के पास एक और कदम बढ़ाने से रोक दिया हो। एक चाकू सीधे ग्लटनस किंग के सिर में जा घुसा, जिससे उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और जमीन पर गिर गया, वहीं मर गया। स्कारलेट ने तेजी से काम किया था। उसने भालू को सिर पर एक ही चाकू से मार गिराया था, जिससे एलन उसके पीछे खड़ा कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया। एलन उसके पीछे खड़ा, आंखें बड़ी, चेहरा पसीने से भरा, मन ही मन सोचा, इस लड़ाई का नतीजा साफ है। वो मुड़ा और अपने चेहरे पर हाथ रखा, लेकिन स्कारलेट ने उसे जल्दी से देख लिया। वो घुटनों के बल बैठी, भालू के सिर से चाकू निकाला, एलन को देखा और कहा, प्रिंस। स्कारलेट एलन का कुछ हद तक पीला चेहरा देखकर उठने की कोशिश की और उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, आप ठीक हैं? मैं आपकी मदद करती हूं। एलन, जिसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और थका हुआ लग रहा था, ने कहा, मैं ठीक हूं, मैंने बस बहुत ज्यादा पवित्र शक्ति इस्तेमाल कर ली। उसने अपने सामने धुएं, धूल और लाशों से भरे अव्यवस्थित दृश्य को देखा। उसका चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने सोचा, वो यहां क्यों है? क्या वो मुझसे लड़ने आई है? एलन ने स्कारलेट को देखा और पूछा, तो इसके बारे में? मैंने गलती से तुम्हें अपने पूरी शक्ति दिखा दी। स्कारलेट ये सुनकर उसे एक उलझन भरी नजर से देखा। स्कारलेट के नजरिए से एलन का चेहरा नरम हो गया, उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थी जब उसने धीरे से कहा, मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं, तो क्या तुम इसे हम दोनों के बीच एक रहस्य रख सकती हो? स्कारलेट की आंखें बड़ी हो गईं। एलन को देखते हुए उसने कहा, प्रिंस,
लेकिन वास्तव में एलन का चेहरा पीला और पसीने से भरा हुआ था और वो एक मुस्कान जबरदस्ती ला रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो। स्कारलेट एक हाथ एलन को सहारा देते हुए दूसरे में अपना चाकू पकड़े हुए आत्मविश्वास से कहा, आप मेरे रक्षक हैं, इसलिए मैं आपकी हर इच्छा का पालन करूंगी। एलन ने स्कारलेट को देखा, उसके दिमाग में दो प्रश्न चिन्ह उभर आए। उसने कहा, रक्षक? मैं? फिर एलन ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तभी एलन के पीछे चट्टान पर आकृतियां दिखाई दी और उनमें से एक चिल्लाया, प्रिंस, स्कारलेट। हान और दूसरे मशाले लिए हुए उनकी तरफ दौड़े। उसने चिंता से कहा, स्कारलेट, तुम वहां नीचे क्यों कूदी? प्रिंस, आप ठीक है? हम इस गुफा की खोज के लिए सामान लाए हैं। हान और दूसरे ना इतने ऊंचे चट्टान से नीचे उतरे। एलन और स्कारलेट ने अपने सामने लोगों को देखा। एलन ने सोचा, मैं ठीक हूं, बस वापस ऊपर जाओ, उनसे कोई मदद नहीं होगी। हान जल्दी से दोनों के पास दौड़ा। उसने पूछा, इन ज़ॉम्बीज और इस भालू को किसने मारा? उन्होंने जमीन पर पड़े भालू के शव की तरफ देखा, साथ ही ज़ॉम्बीज के। हान ने कहा, क्या ये तुम दोनों ने किया? उस भालू का नाम ग्लटिनस किंग था। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने कितने लोगों को मारा है। स्कारलेट घबराकर कहा, वेल, उसके बारे में? एलन ने कहा, मुझे लगता है इस गुफा में एक नेक्रोमैंसर था। स्कारलेट और हान की निगाहें एलन पर चली गईं। हान ने कहा, एक नेक्रोमैंसर? एलन ने शांति से अपनी आंखें बंद की और कहा, इस नेक्रोमैंसर ने इस जगह को अपना अड्डा बनाने की कोशिश की और यहाँ पहले से रह रहे भालू को मार दिया। जब हम यहाँ पहुंचे तो वो पहले से ही मर चुके थे। हान इसे विश्वसनीय पाते हुए कहा, ओह। फिर हान दूसरों की तरफ गया और खुशी से उन्हें बताया, ये समझ में आता है, एक नेक्रोमैंसर कितना डरावना है। हान ने उन्हें देखा, इतनी आसानी से मान गए और सोचा, ये सच में सीधे साधे हैं। एलन ने चुपचाप सोचा, वैसे भी वो मोरिया नाम की औरत अब तक मर चुकी होगी। उसने उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में सोचा जो ग्लटनस किंग को नियंत्रित करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहा था। नेक्रोमैंसर उसे उन्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, भालू का इस्तेमाल करके और भी लोगों को मारने के लिए। हान ने अपनी बाहें बांधी, एलन को एक उलझन भरी नजर से देखते हुए। हमें क्या करना चाहिए? एलन सर नीचे किए हाँफते हुए कहा, और गहरे जाओ। हान ने पूछा, क्या आप श्योर है? एलन ने ऊपर देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ। एलन का चेहरा बेहद चालाक लग रहा था, थोड़ा दुष्ट भी। वो मुस्कुराया, मुझे देखना है कि ये नेक्रोमैंसर कितना मजबूत है। अपने सामने दृश्य का अवलोकन करते हुए उसने कहा, अब सब ठीक है, चलो। बिल्कुल अंधेरी गुफा के अंदर सिर्फ पत्थरों की दरारों से हल्की रोशनी आ रही थी। कभी कभी पानी की बूंदें टपकती नीचे एक छोटे से तालाब में गिरती। आगे एक हल्की रोशनी एक निकास का संकेत दे रही थी। एलन, हान और दूसरे एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए थे, देख रहे थे। हान अपने सामने दृश्य को देखते हुए कहा, योर हाइनेस, वहां। हान ने पत्थर की दीवार से बंधी एक लड़की की तरफ इशारा किया। उसके सामने विभिन्न पैटर्न्स वाले अनगिनत कागज के पन्ने थे। वो मैरियन है। हान और दो अन्य चिंता से आगे दौड़ी। मैरियन, हम तुम्हें बचाने आए हैं। एलन पीछे पीछे चला, एक बेलचा लिए और स्कारलेट के साथ। वो बड़बड़ाया, हाँ? एलन एक हैरान चेहरे के साथ मन ही मन सोचा, वो अभी भी जिंदा है। नेक्रोमैंसर उसे एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसे मार डालना आसान होता है। फिर एलन ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई, नीली चमकने लगी। उसने कहा, वो मैरियन ही होगी। मैरियन, जिसका चेहरा मैला था और आंखों में आंसू आ रहे थे, ने एलन को देखा और पूछा, योर हाइनेस। उसने खुशी से कहा, आप मुझे बचाने आए हैं। बिना जवाब दिए एलन आगे झपटा और बेलचा सीधे मैरियन के सर पर मार दिया। अचानक हमले से मैरियन का गाल अंदर धंस गया, उसके मुंह से खून निकला और वो एक तरफ गिर गई। ये दृश्य देखने वाले लोग जम गए, उनके मुंह खोले रह गए जब उन्होंने गिरी हुई मैरियन को देखा। योर हाइनेस। हन और स्कारलेट ने एलन को देखा। एलन ने नीचे मैरियन को देखा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। एलन की आंखें बर्फीली थीं। उसने मैरियन को ठंडे ढंग से देखा और कहा, मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए तेज धार वाली तरफ का इस्तेमाल करना चाहिए था। क्या गलती हो गई? दूसरों में से एक मैरियन को देखने के लिए आगे दौड़ा। मैरियन, तुम ठीक हो? हन एलन के पास खड़ा डर से उसकी तरफ मुड़ा। ये क्या था योर हाइनेस? एलन अपने बेलचे पर झुका और उसकी तरफ देखा। क्या? उसने कहा, मैं सब कुछ देख सकता हूं। उसकी आंखों के सामने सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुई। मॉर्गाना, 63 साल, वशीकरण, आवाहन, शारीरिक हेराफेरी, श्राप और हत्या में माहिर, वर्तमान में अत्यंत चिंतित और उत्तेजित।
सिस्टम का दृश्य मॉर्गाना पर केंद्रित था, जो घायल और जमीन पर पड़ी थी। उसने उस आकृति को भावहीर होकर देखा और सोचा, मैरियन चारा नहीं थी। मॉर्गाना ने कमजोरी से कहा, योर हाइनेस। वो उठकर बैठी, कांपते हुए एलन को देखते हुई। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एलन उसके सामने खड़ा था, हाथ में बेलचा, और साफ साफ कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। उसे धोखा मत खाओ, एलन ने कहा। वो नेक्रोमैंसर है। उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया और उन्होंने अविश्वास से कहा, क्या? एलन ने आगे कहा, उसका नाम, उसकी उम्र, सब कुछ झूठा है। इन शब्दों पर मॉर्गाना का चेहरा अंधेरा हो गया। उसकी चिंता साफ दिख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने इनकार किया। एलन पर आंखें चौड़ी करके चिल्लाई, नेक्रोमैंसर मुझे यहां खींच कर लाया और मुझे यातना दी। एलन ने मुंह फेर लिया। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरा भाव था। जैसे कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? उसने सांस ली। हाँ, जरूर। वो वापस मॉर्गाना की तरफ मुड़ा। तुम्हें लगता है वो तुम पर विश्वास करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इतनी दयालु हो? फिर अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके एलन ने एक छोटी बंद शीशे की बोतल निकाली। अंदर एक चमकता हुआ नीला द्रव्य घूम रहा था, आकर्षक रूप से सुंदर। उसे उठाते हुए उसने कहा, तो ये पवित्र पानी पियो। उसने बोतल उठाई, उसके आर पार देखते हुए, जैसे मॉर्गाना का असली रूप देखना चाहता हो। अगर तुम एक नेक्रोमैंसर हो, उसने आगे कहा, तुम्हारे अंदर के अंग पिघल जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक साधारण व्यक्ति हो तो ये सबसे अच्छी दवा है। तुम्हारे घाव तुरंत भर जाएंगे। एलन मॉर्गाना के पास पहुंचा। उसकी उभरती हुई छाया उस पर एक स्पष्ट दबाव डाल रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो पीछे हटी, हकलाते हुए, योर हाइनेस, आपको मुझे इतनी कीमती चीज नहीं देनी चाहिए। एलन ने जवाब दिया, हाँ, ये कीमती है, इसलिए। वो और पास आया और मॉर्गाना ठंडे पसीने से भीगी हुई उसके सामने सिकुड़ गई। बोतल को एक प्रभुत्व भरे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ाते हुए एलन ने अपनी आंखें चौड़ी की और एक चालाक मुस्कान दी। इसे पियो, उसने आदेश दिया। एलन के मारने के इरादे से अभिभूत होकर मॉर्गाना का चेहरा एक विकृत मुस्कान में बदल गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे गायब होने वाली हों, और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। मैंने खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाया था, उसने सोचा। खुश मिजाज गांव ने अपने समय को याद करते हुए मोरियान का भेष बदलकर गांव वालों के साथ हंसी मजाक करते हुए एक पूरे साल तक किसी को भी शक नहीं हुआ। तो इस प्रिंस डिस्टर को कैसे पता चला? मॉर्गाना ने एलन और सैक्लॉस को ग्लटिनी किंग का सामना करते हुए याद किया। उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो उस भालू को नष्ट कर सका? एलन मॉर्गाना की चुप्पी से अधीर हो गया। एक हाथ में पवित्र पानी पकड़े उसने दूसरा उसकी तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में चिढ़ थी। ओहो, नहीं पीने वाली। उसने आरोप लगाते हुए इशारा करना जारी रखा। प्रिंस ये तुम्हें प्रदान करते हैं और तुम इसे दोनों हाथों से भी नहीं स्वीकार करती। मॉर्गाना जमीन पर बैठी ने गुस्से से देखा। वो, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी। एलन ठीक से ना सुन पाने पर झिड़का। क्या? मॉर्गाना की आंखों में एक लाल चमक आई। एक अंधेरी जादुई ऊर्जा ने उसके चेहरे को एक युवा महिला से एक झुर्रीदार बुढ़िया में बदल दिया। मैंने तुम्हें मौत की लहर के दौरान खत्म करने की योजना बनाई थी, उसने सिसकारी भरी। अचानक कोई चीज एलन की तरफ इतनी तेजी से उड़ी कि वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। पवित्र पानी जमीन पर बिखर गया जब बोतल एलन के हाथ से फिसल गई। जमीन से हड्डियों वाले सड़ते हुए हाथ सतह पर आने लगे, उन्हें घेरते हुए। अब मॉर्गाना खिलखिलाई, तुम्हारे कार्यों ने सिर्फ तुम्हारी अपनी मौत को जल्दी लाया है, योर हाइनेस। हड्डियों वाले योद्धाओं की एक भीड़ को बुलाते हुए मॉर्गाना अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने एलन को घूरा। उसका चेहरा नफरत का मुखौटा था। मैंने तुम्हें थोड़ा और जीने देने की कोशिश की, उसने गुस्से से कहा, अपनी अनडेड सेना को आत्मविश्वास से निर्देशित करते हुए। उसकी आंखें चौड़ी और उन्मादी एलन पर टिकी हुई थीं जब उसने थूका, लेकिन तुम यहां मरोगे। लेकिन हड्डियों वाले योद्धाओं के एलन तक पहुंचने से पहले उसने अपना बेलचा घुमाया, उनकी खोपड़ियों को क्रूर कुशलता से तोड़ते हुए। उसने बेलचे को बेपरवाही से घुमाया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तुम्हें मेरे सामने इतने अहंकार से बोलने का अधिकार किसने दिया? उसने चुनौती दी। जब तक मैं अभी भी उदार मूड में हूं, अभी जाओ, तुम नीच प्राणी। मॉर्गाना ने उसे देखा, हक्का बक्का, जबकि बचे हुए हड्डियों वाले योद्धा अपने साथियों का अंजाम देखकर पास आने से झिझक रहे थे। मॉर्गाना विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या? वो हकलाई। उसे गाफिल पाकर सैक्लॉस ने पीछे से झपटा मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया। गोह! वो दर्द से चिल्ला उठी। उसके हाथ में उसने अभी भी ग्लटिनी किंग के खून से सना चाकू पकड़ा हुआ था।
एक हाथ में बेलचा और दूसरे में स्केलेटन का सर पकड़े हुए हड्डियों वाला योद्धा एलन की पकड़ में चिल्ला उठा। वो मॉर्गाना के सामने गया और कहा, बहुत अच्छा सैक्लॉस। मॉर्गाना गाफिल होकर चिल्ला उठी, इसका क्या मतलब है? सैक्लॉस ने मॉर्गाना को जमीन पर दबा दिया और वो चीखी, तुम क्या हो? तुम मेरे स्केलेटन्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बेलचा, क्या वो तुम्हारी शक्ति का स्रोत है प्रिंस? एलन ने स्केलेटन का सिर गिरा दिया और शांति से मॉर्गाना के पास गया। वो मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो, ये बेलचा हाल ही में काफी कमाल का रहा है। मॉर्गाना चिल्लाई, ये सिर्फ एक साधारण बेलचा नहीं हो सकता, ये जरूर एक पवित्र वस्तु होगी। एलन ने बेलचा जमीन पर पटका और नीचे मॉर्गाना को देखा। अभी भी उसके बारे में चिंतित हो, है ना? उसकी आवाज नीची हो गई, ठंडक से भरी हुई। क्या तुम्हें अपने बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए? सैक्लॉस, जिसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था, ने अपना चाकू मॉर्गाना के गले पर दबा दिया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मॉर्गाना का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना तेजी से टपक रहा था जब उसने ब्लेड को देखा। बाद में रोशनी में मॉर्गाना बंधी हुई थी, मारी पीटी हुई और चोटिल थी, एक आंख सूजकर बंद हो गई थी। उसने कहा, मेरा नाम मॉर्गाना है, मैं 63 साल की हूँ, एक नेक्रोमैंसर। उसके पीछे 3 आदमी हाँफ गए, उनके मुंह हैरानी से खुल गए। एलन ने कहा, क्या तुम अपने सारे पाप कबूल नहीं करोगी? मॉर्गाना का चेहरा ताल मतोल वाला था। घुटनों के बल जमीन पर बंधी हुई साक्लोस उसके पीछे पहरा दे रही थी। उसने एलन को देखा और घोषणा की, मैं बताऊंगी कि किसने मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए कहा था, इसलिए मुझे मत मारो। एलन ने मॉर्गाना को देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब है किसी ने तुम्हें इस काम के लिए लगाया था? मॉर्गाना का चेहरा चिंता और असुविधा से भरा हुआ था। हाँ, उसने कहा, मुझे आदेश दिया गया था कि मैं तुम्हें वश में करूं और फिर तुम्हारी मौत को आत्महत्या का रूप दे दूं। एलन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। तो आखिरकार वो अपनी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहता था, उसे मजबूर किया गया था। एलन ने अपनी बाहें बांधी, उसके चेहरे पर एक सोचने वाला भाव था। तो वो इतना भी दयनीय नहीं था, कितनी हैरानी की बात है। मॉर्गाना ने एलन को हैरानी से देखा। वो इतना बेपरवाह क्यों लग रहा है? वो खोई हुई लग रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। एलन को देखते हुए उसने कहा, द डार्क चर्च ने मुझे होली एम्परर के 7वें पोते को मारने का आदेश दिया था। अपना सिर झुकाते हुए उसने एक हार मानी हुई मुस्कान दी। और भलू से मैं बता सकती थी कि तुम एक नेक्रोमैंसर हो। अगर चर्च को पता चल गया तो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। एलन पास आया। हाँ, तो तुमने मुझे देख लिया था फिर? एलन ने फिर कहा, मुझे लगता है हमें तुम्हें मार डालना होगा साक्लोस। साक्लोस ने जवाब दिया, हाँ। चाकू मॉर्गाना के गले के और पास आ गया, जिससे वो घबरा गई। एलन की तरफ देखते हुए उसने मिन्नत की, रुको रुको, मैंने अभी गलत बोल दिया। मैं तुम्हारा रहस्य रखूंगी और मैं तुम्हें डार्क चर्च के बारे में सब कुछ बताऊंगी। एलन आगे झपटा, मॉर्गाना के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे वो गिर पड़ी। अगर तुम मुझे सब कुछ इतनी आसानी से बताने को तैयार हो तो तुम्हारी जानकारी बेकार ही होगी। मॉर्गाना जमीन पर लेटी हुई दर्द से कांप रही थी। एलन ने उसकी तरफ पीठ कर ली। गांव वाले तुम्हारा फैसला करेंगे। मॉर्गाना के पीछे 3 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं, नफरत से भरी हुई। एलन ने आगे कहा, यहां बहुत से लोगों ने तुम्हारी वजह से अपने प्रियजनों को खोया है। तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मॉर्गाना ने मुड़ने की कोशिश की। रुको रुको, 1 मिनट। इससे पहले कि वो पूरा कर पाती, उसे खींचकर ले जाया गया, चिल्लाते हुए, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलन ने हन की तरफ मुड़कर धीरे से पूछा, तुम उसके साथ क्या करने का सोच रहे हो? हन ने मॉर्गाना को खींचते हुए देखा और जवाब दिया, उसकी सजा उसके गुनाहों के अनुसार होगी। हन का चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने कहा, उसकी मौत दर्दनाक होगी, फिर हम उसे जंगल में छोड़ देंगे। हन ने जंगल के खून के प्यासे भेड़ियों के बारे में सोचा और कल्पना की कि मॉर्गाना उनके द्वारा फाड़ दी जाएगी। जंगली जानवर उसके शव को खा जाएंगे, जो कुछ बचेगा वो अनडेड बन जाएगा। एक नेक्रोमैंसर जो मृतकों का अपमान करता है, उसके लिए ये एक उचित अंत है, नहीं कहोगे? एलन ने हन को देखा और कहा, हाँ। उसने मन ही मन सोचा, मध्य युग सच में क्रूर है। साक्लोस फिर एलन के पास आई। एलन। फन सोचन में खोया, एलन ने गुनगुनाया। ढलता हुआ सूरज अपनी रोशनी सुनसान उदास जंगल पर डाल रहा था। उसने डार्क चर्च के बारे में सोचा। एलन ने पुरानी सीलन भरी किताबों का एक ढेर निकाला।
उसने ये किताबें गुफा में रहते हुए गुप्त रूप से कलाकृति भंडार से ली थी। मैं सब कुछ नहीं समझ पाया, एलन ने कहा, लेकिन मैं उन नेक्रोमैंसर किताबों में से कुछ चुराने में कामयाब रहा। उसने एक किताब एक ट्रॉफी की तरह उठाई। एलन खिड़की के सहारे बैठ गया और किताब खोली। उसने सोचा, एक नेक्रोमैंसर होना और आत्माओं से बात करना कमाल का होगा, लेकिन मैं शायद यहां वो स्किल हासिल नहीं कर सकता। उसने किताब का एक पन्ना पलटा। एलन को अचानक मॉर्गाना का असली रूप दिखाना और उसके शब्द याद आ गए। उसने सोचा, उसने मौत की लहर या कुछ ऐसा जिक्र किया था। वो खिड़की के फ्रेम पर अपने पैर ऊपर करके बैठा, पन्ने पलटते हुए सोचते हुए, मुझे उस मौत की लहर के बारे में फिर से पढ़ना होगा। जहां तक इस हत्या के प्रयास का सवाल है, लेकिन पढ़ते हुए एलन ने अपने बड़े भाई बहनों, राजकुमारियों और राजकुमारों के बारे में सोचा। क्या इसके पीछे वो हो सकते हैं? वो दीवार से टिककर किताब को देखते हुए सोचने लगा। इस हिसाब से किसे बताने की जरूरत है कि मैं एक प्रिंस हूं? वो शायद उत्तराधिकार संघर्ष के लिए मुझे खत्म करना चाहते हैं। एलन ने किताब बंद कर दी और कवर पर रखे अपने हाथ को देखा। एक शक्ति संघर्ष, हाँ। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो मुस्कुराया। इतना जटिल? क्या शाही जीवन ऐसा ही होता है? क्या होगा अगर मैं सच में मार दिया गया? क्या मुझे कुछ भाड़े के सैनिक रखने चाहिए? एलन सोचता रहा, मुझे अभी के लिए अपनी स्किल्स सुधारनी होंगी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कोई उसके पीछे ज्यादा दूर नहीं बैठा था, जिसने उसकी अभी कही सारी बातें चुपचाप सुन ली थी। स्कारलेट एक कुर्सी पर बैठी थी, एलन की सारी बातें सुन चुकी थी। उसने सोचा, हिज हाइनेस को मार दिया जाएगा। स्कारलेट अनजाने में कुर्सी से नीचे फिसल गई। वो सोचती रही, सब कहते हैं वो बदल गए हैं। स्कारलेट को पहली बार एलन को खिड़की से देखा हुआ याद आया। वो सिर्फ मेरे जितना लंबा था, लेकिन वो हमेशा लड़ाई में पहल करता था। स्कारलेट ने एलन की कल्पना की, हाथ में बेलचा, अकेला खड़ा अंधेरे जंगल में लड़ता हुआ। सिर्फ इस एक घटना में ही उसने इतने सारे लोगों को बचाया। उसने तो उन लोगों के लिए अंतिम संस्कार भी आयोजित किया जो मर गए थे। और स्कारलेट को रियल के हैरान करने वाले शब्द याद आए। स्कारलेट, जब तुम बीमार थी, उसने तुम्हारे माता पिता के शरीरों का ख्याल रखा था। स्कारलेट की आंखों में आंसू आने लगे और उसके गालों से नीचे बहने लगे। वो उठकर खड़ी हो गई, दोनों मुट्ठियां भींचकर। फन। स्कारलेट ने चुपचाप एलन को पीछे से देखा, मन ही मन सोचते हुए, वो मेरे और मेरे माता पिता दोनों के उपकारी हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं, लेकिन वो काफी नहीं है। लेकिन स्कारलेट ने महसूस किया कि हिज हाइनेस के आसपास खतरा है। उन्हें खुद को बचाने के लिए एक ढाल की जरूरत है। उसने अपना सर घुमाया और जमीन पर रखी किताबों को देखा। स्कारलेट ने एक सफेद कवर वाली किताब को देखा। सोने का पैटर्न बेहद जटिल था। उसका शीर्षक था रॉयल स्वॉर्डशिप गाइड। उसने सोचा, अगर ऐसी बात है तो। स्कारलेट ने किताब अपने हाथों में ली और नीचे देखा, महान प्रिंस की रक्षा के लिए। उसने किताब को दोनों हाथों से अपने सीने से कसकर लगा लिया। एक दृढ़ भाव के साथ उसने मन ही मन सोचा, मुझे और भी मजबूत बनना होगा। इस दौरान जिस महान प्रिंस का स्कारलेट ने अभी जिक्र किया था, वो खिड़की के पास बैठा था। शीशे पर फूंक मारकर डूडल्स बना रहा था। बेहद बचकाना लग रहा था। जानी गई जानकारी के अनुसार अनडेड समय के साथ विकसित होंगे। एक बार अनडेड के शरीर सड़ने के बाद वो कंकाल बन जाएंगे, लेकिन अगर वो अपने शरीर को अखंड रख सकते हैं तो वो एक मजबूत वर्जन में विकसित होंगे। गूल्स, गूल्स से सर कटे भूत, सर कटे भूत से वैम्पायर्स तक। जितना ज्यादा वो विकसित होंगे, उतने ही बुद्धिमान और शक्तिशाली बनेंगे। जब अनडेड अंधेरे में होते हैं, अंधेरे में मौजूद माना की मात्रा उन्हें तेजी से विकसित करेगी। इसीलिए वो हमेशा मजबूत माना के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए सभी अनडेड का लक्ष्य मृतकों की भूमि है। गर्म मौसम से बचने के लिए जो उनके शरीर को सड़ा देता है, वो दुर्भाग्यशाली प्राणी अंधेरे और ठंडे स्थानों पर चले जाएंगे। जब पतझड़ बीत जाता है और सर्दियां आती हैं, जब ठंड का दौर आता है, उनकी मृतकों की भूमि को ढूंढने की प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है। इसे मौत की लहर कहा जाता है। 25 अक्टूबर को मौत की लहर के दौरान सबसे ठंडे दिन, जिस दिन आमोन, मृतकों की भूमि का राजा, गुजर गया था, वो दिन है जब अनडेड सबसे बड़ी संख्या में मृतकों की भूमि को ढूंढते हैं अपने जीवन को वापस पाने के लिए। मौत की लहर आने में बस कुछ ही समय बाकी है। एलन जानता था कि उस चुड़ैल का इरादा इन अनडेड का इस्तेमाल करके उसे मारने का था। अचानक एक आवाज आई, योर हाइनेस। नौकरानी ने कहा, प्लीज मुझे किताब दे दीजिए, मैं उसे उसकी जगह पर वापस रखने में मदद करूंगी। ये लो, उसने जल्दी से उसे दे दी। हाँ, ये लो। आलन उलझन में था। मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो हर दिन चर्च आती है। फन।
किताबों को व्यवस्थित करने के अलावा वो सफाई भी करती है, कब्रिस्तान को साफ सुथरा रखती है और बिना पैसे मांगे खाना बनाती है। क्या मेरे लिए इस तरह रहना ठीक है? खैर, जो भी हो, जब वो बोर हो जाएगी तो वो अपने आप चली जाएगी। मैंने सुना है कि अग्विल ने उसे गोद लिया है, इसलिए उसके पास वापस जाने के लिए एक घर है। ये असभ्य आदमी भले ही मैला कुचैला दिखता है, एक अच्छा इंसान है। अचानक सैनिकों की एक टुकड़ी उसकी तरफ बढ़ी। उनकी आंखें तेज और ठंडी थीं। आलन काफी हैरान हुआ। ये क्या है? ये नारंगी बालों वाला आदमी हामोर्डियन है, प्रशिक्षु पवित्र नाइट्स का उपसेनापति, पवित्र परिवार की तलवारबाजी, उसकी रक्षा। उसने कहा, मैंने सुना है कि चुड़ैल मॉर्गेना पकड़ी गई है। आलन ने सोचा, बिना सलाम के सीधे मुद्दे पर आ गया। हमें निकाले गए प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहा है, हाँ? और अगर उसने मेरे बारे में सुना है तो ये जरूर वही कमीने होंगे जो मुझे नीची नजर से देख रहे हैं। आलन ने एक ताने भरी मुस्कान के साथ कहा, ये सही है, मैंने उसे पकड़ा गांव वालों के साथ। तो क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? हामोर्डियन ने समझाया, हम यहाँ सिर्फ इसकी पुष्टि करने आए थे, लेकिन लगता है सब कुछ सच है। आपने गांव वालों की रक्षा के लिए लड़ा और खेती के औजारों से पशु राजा को मार डाला, जबकि ग्रिल नाम के एक आदमी ने 30 अनडेड को मारा और चुड़ैल को पवित्र पानी से घेर लिया। किसान ने मुझे ये बताया। मैंने अभी 5 मिनट पहले ही उसे अच्छे लोगों में से एक के रूप में प्रशंसा की थी। वो काफी हैरान लग रहा था। असल में मुझे लगा था ये सब बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, लेकिन एक भयंकर लड़ाई के निशान देखने के बाद लगता है उसने जो कुछ भी कहा वो सच था। आलन ने सोचा, लेकिन अगर तुम एक होली नाइट हो तो क्या तुम्हें ज्यादा समझदार नहीं होना चाहिए? दियन ने पूछा, क्या आप डार्क चर्च की मॉर्गाना को जानते हैं? एलन ने ईमानदारी से जवाब दिया, ओह, मैंने उसे इसका जिक्र करते सुना। उसने ऐसे जताया जैसे ये कोई बड़ा रहस्य हो, लेकिन लगता है सब जानते हैं। दियन ने सिर हिलाया, सही है, क्योंकि ये सच में एक क्रूर संगठन है। अब तक अकेले मॉर्गाना ने 5 घर तबाह किए हैं। मैं उसके साथ मजाक कर रहा था और घूम रहा था, इस सब से बिल्कुल अनजान। दियन ने पूछा, तो क्या आपने उसे सच में खत्म कर दिया? एलन ने जवाब दिया, क्या तुमने सुना नहीं? उसे मार मार कर मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। दियन ने जोर दिया, तो क्या ये आपने किया था, योर हाइनेस? एलन ने अपना सिर हिलाया, ये मैं कैसे हो सकता हूं? मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। जानते हो, मैंने उसे दबाया जरूर था, लेकिन अपनी ताकत दिखाना अच्छी बात नहीं होगी। गांव वालों ने भी मदद की, इसलिए मैं बस रूडी की शेखी के साथ चला जाऊंगा। एलन ने थकावट का नाटक किया, मैं बस वहीं था। मैं इतना डर गया था कि मैंने लगभग पेशाब कर दिया था। दियन ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही मुझे बुरा लगता है। दियन ने जोर दिया, तो आपको चुड़ैल की जादू की किताबों के बारे में जरूर पता होगा, है ना? एलन ने हैरानी का नाटक किया, सच में? हाँ, हमें सारी अंधेरी जादू की किताबें इकट्ठा करनी थी, लेकिन किसी वजह से उसकी किताबों की अलमारी खाली थी। सब कुछ छुपाने वाला दोषी यहाँ बैठा मुस्कुरा रहा है। एलन ने सुझाव दिया, शायद गांव वालों ने उसकी सारी किताबें जला दी क्योंकि वो बहुत बुरी लग रही थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। दियन ने सिर हिलाया, ठीक है, शुक्रिया। एक और बात है, लेकिन ये कम महत्वपूर्ण है। ये मॉर्गाना का इनाम है, 80 सोने के सिक्के। उसके सिर के लिए काफी भारी रकम है। एलन ने आसानी से पैसे ले लिए। ये वही है जो मुझे करना चाहिए। आखिरकार दियन ने उसे याद दिलाया, आपको इसे गांव वालों के साथ भी बांटना होगा। वो विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, बिल्कुल, क्रेडिट और सोना दोनों मिलना, क्या किस्मत है। एलन ने सोना लिया और उसे बार बार चूमा। दियन ने घोषणा की, मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ, मैं अब चलता हूँ, योर हाइनेस। प्लीज अपना सामान पैक कर लीजिए। इस बयान ने एलन को चौंका दिया। उसने विरोध किया, क्यों? मुझे पहले ही देश निकाला मिल चुका है। क्या मुझे फिर से देश निकाला दिया जा रहा है? दियान ने सांस ली, क्या मौत की लहर नहीं आ रही है? हम आपको यहां से बाहर निकालेंगे। आलन हैरान था कि वो अभी भी उसे एक प्रिंस के रूप में परवाह करते हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, अगर ये निकासी के लिए है तो क्या मैं शाही महल वापस जा सकता हूं या दक्षिण में किसी गर्म जगह जा सकता हूं? गार्ड ने अपना सर हिलाया, नहीं, आप हमारे साथ क्षेत्र में आएंगे। आलन उलझन में था। वो जगह यहां से लगभग आधे दिन की दूरी पर है। हम अभी भी मृतकों की भूमि में हैं। वहां जाने का क्या मतलब है? दियान ने विरोध किया, है, लोनिया कलिटरी मौत की लहर का सामना करने के लिए बनाया गया एक किला है। मौत की लहर के दौरान अनडेड से लड़ने के लिए हमने सैनिकों और कैदियों को इकट्ठा किया है। आलन को धीरे धीरे समझ आया,
ये मत कहना कि। गार्ड ने पुष्टि की। हाँ, बहुत सारे लोग मरेंगे। प्लीज लोनिया सेंचुरी में अंतिम संस्कार कीजिए। जेनत लबांग, 43 साल, लोनिया टेरिटरी का लॉर्ड, वाइस काउंट। विशेषताएं: कोमल, सुलभ, परोपकारी। उसने पूछा, आप क्या सोचते हैं योर हाइनेस? आलन ने ईमानदारी से जवाब दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं। ओह, यहां तक का सफर बहुत कठिन था। तुम मुझे बता रहे हो ये गाड़ी की सवारी बेहद असुविधाजनक है। जेनत, तुमने हमारे आसपास के लोगों से पूछा? सही है, वो दोनों कौन है? उन्होंने खुद को सेवक और एक महान व्यक्ति के रूप में परिचय दिया। आलन ने सोचा, अपेक्षा के विपरीत वो मेरे जैसे एक निकाले गए प्रिंस के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। हाँ योर हाइनेस, बातें बंद कीजिए और मुझे मेरे कमरे तक ले चलिए। जेनत ने खुशी से जवाब दिया, हाँ योर हाइनेस। हालांकि आलन अभी भी परेशान था। मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? द लैंड ऑफ द अनडेड, लोनिया टेरिटरी। इसे बलिदानी किला के रूप में भी जाना जाता है। इसे ये उपनाम इसलिए मिला क्योंकि ये अनडेड के क्रोध को शांत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पीड़ितों के लिए एक इकट्ठा होने की जगह है। इस भूमि को घेरने वाली दीवारें सिर्फ मौत की लहर को रोक पाती हैं और उन्हें मौत की लहर के बाद वसंत देखने से पहले पूरे 1 महीने तक अनडेड से लड़ना पड़ता है। आलन ने पूछा, तो वो कैली हैं जो अगले मोर्चे पर लड़ेंगे? दयान ने पुष्टि की, ये सही है। आपको बस घायलों को ठीक करने और अंतिम संस्कार करने में हमारी मदद करनी है। आलन ने सांस ली। ओ डियर, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन आंकड़े सुनकर एलन हक्का बक्का रह गया। हर साल कम से कम 2000 से 3000 लोग मरते हैं। एलन कांप गया। कोई मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। शुद्धिकरण अनुष्ठान करने वाले लगभग 80 पुजारी हैं। सैनिक अंतिम संस्कार में आपकी सहायता करेंगे, इसलिए चिंता न करें। ज्यादा काम से कुछ मौत हो सकती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। एलन ने पूछा, ओह, क्या वो लॉर्ड हैं? एक आवाज चिल्लाई, शराब, मुझे शराब चाहिए। जेनत घबरा गया। क्या हुआ सर? एलन ने नाटकीय ढंग से हाथ पैर मारे। बिना शराब के मैं इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज्यादा काम से मरने के बजाय ज्यादा पीने से मरना पसंद करूंगा। हाँ योर हाइनेस, उसने आदेश दिया। स्कारलेट, रियल के साथ बाहर जाओ। स्कारलेट ने सिर हिलाया। हाँ योर हाइनेस। एलर ने जोर दिया, मौत की लहर शुरू होने से पहले वापस आना याद रखना। वो जल्दी से चले गए। अच्छा, वो बड़बड़ाया। एलन ने अक्षम दिखने की कोशिश की। क्योंकि तुम्हें मेरी रक्षा करनी है, उसने सोचा, दरवाजा पटकते हुए। मैं आराम करने जा रहा हूँ। स्कारलेट ने अपना सिर झुकाया। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए योर हाइनेस। दयान ने थककर सांस ली। वो बड़ा हो गया है, वो छोटा बंदर। कमरे के अंदर एलन ने राहत की सांस ली। मैंने अभी अच्छी एक्टिंग की। बिल्कुल, मैं असल में शराब नहीं पीऊंगा। एलन ने एक बोतल को छुआ। अंदर द्रव्य का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे एक हरे रंग में बदल गया। उसने बोतल उठाई, सोचते हुए, इसे गुजारने के लिए मुझे कम से कम पवित्र पानी की जरूरत है, इसलिए मैंने इस बोतल को उससे भर दिया। इसे एक एनर्जी ड्रिंक की तरह समझो। अपनी शक्ति को लगातार इस तरह पानी में चैनल करना भी अपनी ताकत को ट्रेन करने का एक तरीका है। अचानक एलन की नजर किसी और चीज पर पड़ी। यहाँ एक बंदूक है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इस दुनिया में बंदूकें हैं, लेकिन किसे पता था कि वो इतनी आम थी। कोई उन्हें इस्तेमाल करता ही दिखता। इस राक्षसों से भरी दुनिया में लोग बंदूकों के बजाय नजदीकी लड़ाई के हथियारों को क्यों पसंद करते हैं? इसका कारण यह है कि बंदूकें सिर्फ दिखावे के लिए हैं। बारूद के बजाय वो यहाँ माना का इस्तेमाल करते हैं। आप माना या पवित्र पानी डालकर बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा माना खर्च होता है। इसलिए एक प्रशिक्षित जादूगर भी इसे अधिकतम 5 बार ही चला सकता है और एक माना गोली बनाने में 5 मिनट लगते हैं। इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं है कि वो पुरानी चीजें बन गईं। फिल्मों में वो ज़ॉम्बीज को सिर में एक गोली से मार देते हैं। कितने शर्म की बात है। तुम इनमें से एक गोली बनाने की कोशिश कर रहे हो, ज़ॉम्बीज पर निशाना लगाते हुए, और फिर बूम, सफलतापूर्वक एक पवित्र गोली बन गई। दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई। फिल्म खत्म हो गई। बाहर सब लोग हंगामा कर रहे हैं। रुकिए योर हाइनेस, वो आवाज क्या थी? दयान का चेहरा गंभीर है। सैनिक बड़बड़ाते हैं। उपसेनापति का चेहरा बहुत खुश नहीं लग रहा है। वो एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। इस बार मौत की लहर का उस पर असर हो रहा होगा। कोई और कहता है, मुझे लगता है ये 7वां प्रिंस है। अचानक दयान बोल उठता है।
उसका चेहरा गंभीर है। मुझे आप सबको याद दिलाना है, कैदी पर नजर रखने के बजाय आप लोग गॉसिप कर रहे हैं। नहीं, हम चौंक गए हैं। जरूरत नहीं है सर। वो जल्दी से पीछे हट गए। दियान सोचता है, उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है। 7वां प्रिंस, कल मैंने एक जोर की आवाज सुनी। आए हैं। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।